प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा पारित संबंधित प्रस्तावों की एक PDF फाइल जरूर देख चुके होंगे। आने वाले विधानसभा सत्र में इन सारे निर्णयों पर बहस होगी, उसको पास कराया जाएगा। इन्हीं तमाम नियमों, निर्देशों, कानूनों को अंतिम रूप देने के लिए विधानसभा के दोनों सेशन, विधान परिषद और विधानसभा में उसका पास होना ज़रूरी है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश किराएदारी बेदखली का अधिनियम जो नगरीय परिसर करके आया है, वो 2021 का वह कानून किस तरीके से अध्यादेश से 2021 में आया, पास नहीं हो सका, दोबारा आया, फिर पास हुआ और तब जाके वो अधिनियम बन पाया। ऐसे ही आपके उत्तर प्रदेश APO के संदर्भ में जो विज्ञापन आना है, उसमें 3 नई संहिताओं के प्रवेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर विचार कर रही है। उसके सब्जेक्ट के बदलाव, सिलेबस के बदलाव के संदर्भ में नियमावली में संशोधन होना है। उस संशोधन के संदर्भ में भी स्वाभाविक तौर पर कोई न कोई प्रक्रिया इसी विधानसभा सत्र में जरूर होगी। कमीशन के पास जिस विज्ञापन की चर्चा है और जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि किस तरीके से कमीशन लुका छिपी का खेल रहा है, व्यक्तिगत तौर पर हम यही कहना चाहेंगे कि सारे रहस्य पर पर्दा विधानसभा के सत्र के खत्म होने के उपरांत जरूर उठ जाएगा। जो अभी 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें आपने देखा किस तरीके से औसत दर्जे की टीम, नई नवेली टीम अफ़गानिस्तान ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। न्यूजीलैंड जैसी टीम, विश्व चैंपियन 2020 वर्ल्ड कप की पिछली ऑस्ट्रेलियाई टीम को धूल चटाई है। तो अगर आप अफ़गानिस्तान की टीम के खिलाड़ियों की तरह अपने नैतिक गुणधर्म, ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम में एका रखेंगे, जो 12 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलते हैं, क्रिकेट में और वॉलीबॉल, फुटबॉल में दिखते हैं, वो 11 तत्व आपके भीतर हैं। जैसे वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, वैसे आपकी सक्सेस है। जो मिड विकेट कवर पे प्लेयर खड़े होते हैं, वैसे आपके भीतर का अंतर्मन है। उसको, खेल को मात्र खेल ना समझें, आप भी अपने भीतर के कवर पॉइंट को समझें कि अगर पॉइंट पर कोई बाल फेंकी गई तो उसको कितना टफ होता है। वो सब जीवन में आपके है। वैदिक सूत्र है कि जो सकल ब्रह्मांड में है वो एक पिंड में है, नेचर की व्यवस्था है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, क्रिकेट का सारा जो माइंड गेम खेला जाता है प्लेग्राउंड में खिलाड़ियों के द्वारा, यहाँ तक कि जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तब भी माइंड गेम चलता ही रहता है। जो ज़्यादा माइंड इस्तेमाल कर ले गया और लक ने साथ दिया, सक्सेस उसके हाथ हो जाती है। आप देखें कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का कितना बढ़िया लाइव वाकया घटा है। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई, पिछले विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान से पूछा गया कि वर्ल्ड कप का अब की बार फाइनल किसके किसके बीच होगा, तो पूरे आश्वस्तता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक कोई और टीम हो सकती है। इतना उनको कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस धूल धूसरित हो गया महज 48 घंटे में।
तो आप जो जूनियर डिवीज़न एचजेएस या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मन मियाँ मिट्ठू तो नहीं है या अहंकार ग्रसित प्राणी तो नहीं है। ये दो प्रकार के जीव कभी समझने को तैयार नहीं होते और गंवाते जाते हैं। पूरी जिंदगी इनको इस बात का बड़ा तुर्रा रहता है कि हम किसी के आगे झुके नहीं, और ये कुछ अर्जित भी नहीं किए, लेकिन परिवार से लेके घर परिवार से लेके बाहर तक ट्रेन में सफ़र किए, बस में सफ़र किए, जहाँ सार्वजनिक मंच पे गए, अकेले में यार मित्र के साथ रहे, हमेशा डिलियाते रहे, हमेशा अपने आप को सुपर पावर बताते रहे, लेकिन थे वस्तुतः क्या, झंड। जैसे कहावत कही जाती है ना, जिंदगी उनकी झंड बा भोजपुरी में, ऐसे ये झंड शब्द बहुत ही सटीक है। लाइट कट गई थी साथियों, आ गई। आज बारिश हुई है प्रयागराज में और लग रहा है कुछ और बारिश होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब बारिश होती है तो बारिश की भी एक उमस हो जाती है, जिसके कारण चीज़ें बहुत गर्मी एहसास होता है। तो हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट की जो, या किसी भी खेल, क्रिकेट ही क्यों, किसी भी खेल में जो हार जीत है वो जीवन का हिस्सा है। जो माइंड सेट से, डेडिकेशन से उसेन बोल्ट 100 मीटर की रेस जीतता है हर बार, उसके लिए उसके स्टेटमेंट जग जाहिर हैं कि एक 9 सेकंड की जॉब के लिए, 9 सेकंड की रेस के लिए मैं 10 साल से, 3 साल से प्रयास कर रहा था। आपकी सक्सेस भी उसी का पॉइंट है। जो लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, वो अगर अनुभव करें, सबको नहीं ये पता चलता, वो अनुभव करें तो ईमानदारी से, अनुभव भी ईमानदारी से होना चाहिए, लपेट कर घसीट कर नहीं, तो पता चल जाएगा वो व्यक्ति क्यों नहीं उस सेक्टर में सफल हो पाया। मैं व्यवस्था के विरुद्ध जानबूझकर उंगली तो नहीं उठा रहा, लेकिन बहुत सारे निर्दोष प्रतिभा संपन्न अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के साथ भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है। जो कमीशन के अंदर और बाहर या हाई कोर्ट के अंदर और बाहर है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको तो मिटाया नहीं जा सकता, और हर कमीशन हर हाई कोर्ट में। तो ये, इसको छोड़कर जो बची हुई ईमानदारी है, उसमें आपका नसीब काम करता है। बहुत सारे योग्य लोग समर्थ होते हुए भी उस सेशन में, उस सत्र में नहीं सेलेक्ट हो पाते, और दोस्त उन पर स्वाभाविक लांछन लगता रहता है कि पता नहीं क्या तैयारी कर रहे, पता नहीं कौन सी अध्ययन में कौन सी विधि पढ़ रहे। जिसको जो आता है अड्ड बड्ड सब बोलता है आदमी। मेरा मानना यह है कि कान में तेल तो नहीं डालना है, कान में कपास नहीं ठूस लेना है, सुनते रहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो जो निंदा होती है आपकी कि आप निकाल नहीं पा रहे हैं, वो आप में एक प्रकार से कह सकते हैं उत्प्रेरक शक्ति का काम करती है। लेकिन एक और अपने जीवन का तजुर्बा दे रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 30 साल के ज़्यादा है और आपको पढ़ने के लिए उस प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जो टीन एज में पड़ती है, तो आप सुधरने वाले नहीं हैं। आप जिंदगी भर मोटिवेशन फिर रह जाएंगे, मोटिवेटे खोजते रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो 2 मुकाम तय करें। आपके सेक्टर एरिया में ये जो लॉ का फील्ड है, उसमें तमाम लीगल एडवाइज़र की जॉब आती है, और प्राइवेट सरकारी मल्टी नेशनल कंपनियां भी आपको आह्वान करती हैं कि आप आपके हमारे यहाँ के कंपनी में लीगल एडवाइज़र, लीगल सेल में ज्वाइन करिए, इतनी सैलरी इत्यादि फैसिलिटी। उसको भी अप्लाई करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर, मुझे ऐसे चांस थे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत अप्लाई नहीं किया। मेरा दृष्टिकोण साफ था कि मिनिमम से मिनिमम जुडिशरी में जूनियर डिवीज़न या एपीओ की जॉब हो जाए, या हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस, या जिला कचहरी के बारे में तो बहुत अस्थाई तौर पे नहीं, लेकिन अस्थाई तौर पर
एक कंटेम्परेरी कंडीशन में जब आप ऊहा-पोह भरे हों, इनकम में आपका हिस्सा ना के बराबर हो, जूझ रहे हैं आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो एक अंधियारा सा, धुंधला सा छा जाता है कि क्या करें, क्या कैसे करें, कैसे गृहस्थी चलाएं। तो उस स्थिति में चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, अगर दोनों के पक्ष में से एक की या दोनों की शादी हो गई है तो बाल बच्चे, गृहस्थी बढ़ जाती है। और उस परिस्थिति में चाहे जिस एग्ज़ाम, आज के समय में कोई भी एग्ज़ाम हो, एपीओ का हो, एचजीएस हो या जे, निकाल पाना लगभग असंभव सा हो गया है। लेकिन आप रिजल्ट जब देखेंगे तो ऐसे रिजल्ट एपीओ और एचजीएस में मिलते हैं जो गृहस्थी में हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, और वो अंतिम रूप से सिलेक्शन भी पाते हैं। हालांकि सीटों की संख्या एचजीएस लेवल पर बहुत कम होती है, जहां ऐसे सोच लीजिए 7 लाख फार्म पीसीएस आरओ में पड़ा है, वहां आपके प्रीलिम्स में 7000। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कंपटीशन में पद तो और पावर तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके आजमाइश करने में जब इतने ही कम लोग हैं, तो उसमें से भी जो हीरे होंगे, जो हाई कोर्ट के नज़र में हीरो होंगे, वो अंतिम सफलता पाएंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जो 83 सीट आई है, धन्य मनाए परमात्मा कि सही सलामत एग्ज़ाम हो जाए और 83 के 83 पद भरे जाएं। मुझे नहीं लगता, मुझे 38 से ऊपर नहीं लगता भरेगा, लेकिन देखने वाली बात है कि होता क्या है। वो सामने तो घटने ही वाला है, ज़्यादा देरी नहीं बची है। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जो प्रीलिम्स होने की संभावना मेरे नज़र में है, वो अगस्त लास्ट या सितंबर में भी जा सकता है। हालांकि इसका क्लियरेंस जुलाई लास्ट तक आपको हो सकता है। कोई ठीक नहीं, जुलाई पूरा पास हो जाए और कोई सूचना हाई कोर्ट ना निकाले, स्क्रूटनी ही करता रहे, तो ऐसे सिचुएशन में अगस्त में आपकी नोटिस आएगी। नोटिस आने से एग्ज़ाम होने में लगभग महीने भर का 30 दिन का अंतर रहना चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने और मेंस करवाने के बीच में 60 दिन से कम का अंतर हो, तो ये बात की बात है। अगर अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो जाता है, तो अक्टूबर नवंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर में आपके, नवंबर लास्ट या दिसंबर या नवंबर में 15 नवंबर के बाद कभी भी रिजल्ट आ जाए और उसका मेंस अगले साल हो। इस साल इस वैकेंसी के फुलफिल होने के कोई आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की बात कर रहा हूँ। बिहार में जिस याचिका के संदर्भ में आप लोग बड़ी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक पांडे जी हैं, उनकी याचिका 18वें नंबर पर आज की डेट में, जिस डेट को आपको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, और उस डेट में 18वें नंबर पर शो कर रहा था केस लिस्ट में, और सीजे के बोर्ड में यानी चीफ जस्टिस की बेंच में उनकी मैटर लगने की संभावना है। आने वाले चंद दिनों में ही ये क्लियर हो जाएगा कि रिट पिटीशन किस दिन हियरिंग पे लगेगा। जो रिट आपकी लगी हुई है, जिन्होंने आपत्तियां उठाई हैं एक क्वेश्चन को लेकर, उनसे संबंधित ये वकील साहिबान हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इनके मसले को हाई कोर्ट पटना सुनेगा, गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और एक बार पुनः रूप से जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है रिवाइज करके फिर से उद्घोषित करेगा। अगर ऐसा होता है बाय द वे, तो 14 जुलाई को होने वाला बिहार एचजीएस का मेंस निश्चित तौर पर कम से कम 15 दिन टल जाएगा। तो ये मान के चलिए जुलाई में वो डेट लगी है और फिर अगस्त आ ही जाएगा। जो संकेत हैं वो एक बार टल कर परीक्षा अगस्त में होने की बताते हैं। और जो आरक्षण संदर्भित मुद्दे हैं, उससे संबंधित हाई कोर्ट की पिटीशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद बच्चे कहाँ जा सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है, इन सब के बारे में मंथन करना, कयास लगाना मूर्खता है। हाई कोर्ट जैसा जजमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग विद्वान लोगों का समूह है अधिवक्तागण, वो अपना अगला फैसला ले ही लेंगे। मेरा सारे में से लब्बुलुआब ये है कि निश्चित तौर पर एक बार प्री का रिजल्ट रिवाइज होगा। व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन या हद 3 क्वेश्चन डिस्टर्ब या पीछे रहने वाले 6 नंबर तक
ऐसी संभावना है कि रिजल्ट को अगर ईमानदारी से रिवाइज करके डिक्लेयर किया गया और फिर से मेरिट बनाई गई तो कम से कम वर्तमान में 1 नंबर से पीछे रहने वाले या 3 नंबर से पीछे रहने वाले मेंस लिखने को अवसर पा सकते हैं। बारिश इस समय प्रयागराज में हो रही है और रात्रि के बज रहे हैं 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि ये जो समय चल रहा है जिसमें आप निश्चित तौर पर, मैंने अभी कल के ये वीडियो में बताया कि 10 टेस्ट हमने कराए, 18 टोटल था, जो 22-24 जुलाई को हमारा ख़त्म होता है टेस्ट। मैं जानबूझ करके वो डेट बढ़ा के रखा हूँ और जानबूझ के कम नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मुझे पक्का यकीन है कि 14 जुलाई से मेंस नहीं हो पाएगा। एक बार पटना हाई कोर्ट को ये डेट टालनी पड़ेगी और शायद ये संभव है, कोई ठीक नहीं पटना हाई कोर्ट का, कि जब वो 15 अगस्त के बाद अगर मेंस करवाता है तो वो डेट लगा दे कि उसी डेट में यूपीएचजीएस का प्री पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे बच्चे हमारे सीरीज़ से ही जुड़े थे, जो 12-14 लोग थे, उसमें से जिन 4 लोगों का मेंस निकला है उसमें से 2 तो ऐसे हैं ही कि छोड़ देंगे। लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो, और चूँकि डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है यूपीएचजीएस प्रीलिम्स की, तो ये भी नहीं कोई कह सकता कि किसने पहले निकाल दिया किसने बाद में निकाल दिया। ये गुड लक है कि ये जो झमेला है, मुझे ऐसे लगता है कि पटना हाई कोर्ट का डेट क्लियर हो जाएगा। अगर टलना होगा तो भी कि प्रीलिम्स कब हम कराएंगे, सॉरी मेंस कब कराएंगे, दोबारा रिवाइज रिजल्ट आता है तो भी तब तक यूपीएचजीएस हाई कोर्ट अपना प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर नहीं करेगा। इसको टाइम लगेगा क्योंकि फॉर्म लगभग उतना पड़ ही गए हैं, और पड़ गए हैं तो पूरा जुलाई स्क्रूटनी में ख़त्म होने वाला है। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। मैं कोई विभागीय या आंतरिक कार्यालय गोपनीय विभाग का सूचना प्रदाता नहीं। आपकी तरह हम भी स्टूडेंट लाइफ में कॉमन सेंस लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, जो स्थिति आप देख रहे हैं और एपीओ जे के बारे में जो रेगुलर के वीडियो में मैं रोज़ कह रहा हूँ, वैकेंसी कभी भी टपक सकती है। तो उस सिचुएशन को भांपते हुए अपनी तैयारी में एक मोड़ दें, एक ज़बरदस्त सतर्कता बनाए रखें। गर्मी तो भीषण पड़ रही है, लेकिन दृष्टिकोण साफ रखें पढ़ाई लिखाई का। और जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आने वाले 26 तारीख को शायद उसका फाइनल होना है, मैं क्लियर डेट नहीं जान रहा, लेकिन कोई भी वर्ल्ड चैम्पियन हो, चाहे अपना देश हो या कोई और, ये सबक लेना कि जो इस टीम में अफ़गानिस्तान ने एक कला, एक साहस, एक कदम में सामान्य दर्जे की टीम ने जो एक दिग्गज टीमों को हराया है, वो प्रेरणास्पद है, वो आपको धारित करने लायक है। आज इसके पहले जस्ट जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट एक दिन पहले रोहित शर्मा के द्वारा हिंदुस्तान टीम के कप्तान, अपनी टीम के कप्तान की जो सराहनीय पारी है, उनका जो आत्मबल है, उन्होंने जो पिछली बार वर्ल्ड कप में फाइनल में हारे ईडन गार्डन जैसे खेल के मैदान में जो सबसे ज़्यादा दर्शक दिए, हालांकि अब तो मोदी स्टेडियम हो गया है, लेकिन एक ज़माने में ईडन गार्डन सबसे ज़्यादा गैदरिंग पावर रखता था, पवेलियन, जहां 1,20,000 लोग बैठ के मैच देख सकते थे। वो खचाखच भरा था और वो मैच भारत गंवा दिया। आप जानते हैं, उसको इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा हूँ कि उस रात जब किसी प्रकार सो गए भारतीय कप्तान और उठे, तो उनके मुख से एक शब्द अपनी बीवी के लिए निकला कि बड़ा बुरा सपना था, अभी तो मुझे फाइनल खेलना है। मतलब जो व्यक्ति इतना जुनून, जो उस मैच में, उस प्रतियोगिता में 2023 वर्ल्ड कप 2020 में 5 शतक अकेले ठोका हो, ऐसे कप्तान को पाया हुआ फाइनल का अवसर गंवाना पड़े, उसकी खींच, उसका मतलब जो इनहेरेंट है, आप समझ के सोचें कि साल भर के लंबे संघर्ष के बाद वो मौका आया और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने धूल चटाया। वक्त पर प्रतिबद्ध होने के लिए और सफलता के प्रति अंतिम सुनिश्चित सफलता के लिए दृढ़ निश्चयी होने के लिए परम त्यागी होना अनिवार्य है। अगर त्याग आपके जीवन में नहीं है तो आप जैक लगाएंगे, पैसे का जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ से पैसा अंदर पहुँचे इसका कोशिश करते रहेंगे, और कभी भी आप
पेवरली पढ़ेंगे नहीं। अगर फेंकुओं के ग्रुप में आप हैं जिनका काम ही है र्यूमर फैलाना, जुलाई में 18 जुलाई को एग्ज़ाम करवा देना, हाई कोर्ट की नानी खुदे हो जाना, तो ऐसे बेसुरे बेसिर पैर वाले लोगों के समूह में अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप झंड हैं, और आपको झंड रहना चाहिए, क्योंकि आपका ग्रुप, आपकी बातें और आपका समूह इस बात को संकेतित करता है कि जीवन में आप किसी भी मामले में कभी कोई सफलता अर्जित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर बैठा हुआ गुरूर रूपी शैतान कभी एहसास नहीं होने देगा कि गलती सारी आप में थी। इस बात पर गौर फरमाएं कि आपका जीवन कहीं ऐसे खोखले बहरूपीय वातावरण के संगत में तो नहीं पल रहा। अगर पल रहा तो आप उसका तुरंत ब्लेड से काट दें, रिश्ते को ख़त्म करें और अपने नए जीवन में नई ऊर्जा पाने के लिए स्पिरिचुअल जगत के साथ साथ बेजोड़ मेहनत करने का नमूना पेश करें। सही दिशा में लोग कह देते हैं ना कि सही दिशा में पढ़ा जाए। ये सही दिशा होती क्या है? एविडेंस की सही दिशा क्या है? सीआरपीसी या नई तीनों संहिताओं के पढ़ने की सही दिशा क्या है? ये बताता है कोई? तो कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हमारी बातें भी बहुत लोगों को उपदेशजनक लगती होंगी। मैं उपदेश देने किसी को नहीं आता। मुझे इस 30 साल में ये खूब पता चल गया, किसी का उपदेश कोई मानता नहीं। सलाह देने वालों से दुनिया भरी पड़ी है, सलाह को धारित करके जीवन बदलने वालों की संख्या के लाले हैं। यहाँ से पर डे रेगुलर आपसे बातचीत करके इन बातों को कहने का मतलब यह होता है कि अगर इस पूरे भीड़ में से जो 2500 के लमसम है, और जो बच्चे 250 से 300, 400, 500, 700 जो भी सुनते हैं पर डे, उन सारे बच्चों में से अगर एक बच्चे का भी जिंदगी मेरे विचार से, मेरे बताए गए मार्गदर्शन से, दिशा निर्देश के अमल करने से बदलती है, तो परमात्मा मेरे लिए ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। मेरे पास जो है वो मैं बेशर्त आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश में ये कतई नहीं है, किसी दिन आपको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ऐसा मैं सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, कोचिंग का विज्ञापन करने के लिए या इन सब चीज़ों के बारे में मेरा हृदय स्थल पर कोई इरादा है। नहीं, बिल्कुल निर्द्वंद मस्तिष्क से, बेफिक्री के साथ, बगैर किसी कपट भावना से, ईर्ष्या द्वेष प्रतिद्वंद्विता में पड़े, मैं निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति के लिए, चाहे मुझे सब्सक्राइब किया हो चाहे ना किया हो, चाहे मेरे सीरीज़ से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, चाहे मेरे लाइव क्लासेस से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, या किसी भी जीएस के क्लासेस से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अगर वो मेरा वीडियो रेगुलर सुनता है और उसमें हमारे रेगुलर बताई जा रही बातों को सुनकर उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। बार बार लाइट कट रही है, मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, तो अगर कोई परिवर्तन आता है तो ये मैं आपसे यही कहूँगा कि एक शुभ संकेत है। आप लाइफ में किसी भी चीज़ से, घटी हुई घटना से, सामान्य तौर पर जो ज़िंदगी में पाला पड़ता है उसको लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं। नेचर किसी व्यक्ति के बोल के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से, आपके नकारात्मक रिजल्ट के माध्यम से आपको बताता है। लेकिन अगर आपके भीतर ईगो है, आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, आपको हर व्यक्ति की बात बुरी लग जाती है, तो आप में सुधरने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और साथ ही आपके परिवर्तित न होने के कारण वो जग विदित जगत जाहिर कहावत कि मुर्दा हमेशा अकड़ा होता है, वैसे ही आपका जीवन व्यतीत हो जाता है। आप और आपकी पीढ़ी सफलता अर्जित करने को कौन कहे, जीवन में साधारण जीवन यापन को कौन कहे, अपयश का भागी होती है। आपकी पीढ़ी आपको कोसती है। आपके बनाए गए, किए गए कर्म और व्यवहार पर टीका टिप्पणी बेवजह लोग करते हैं, और ऐसी टीका टिप्पणी, ऐसी बेवजह कही गई बातें किसी भी सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित समुदाय, सम्मानित समाज, सम्मानित जगत के लिए बहुत ही दुस्सह होती है।
बहुत ही असहनीय होती है। कहते नहीं, मरने से बेहतर है, जीने से बेहतर है मर जाना। वो इसी दृष्टिकोण से कहते हैं, जब अपयश अपमान का घूंट पल पल पीना पड़े। आपने अपने जीवन को इतना निठाला जुआरी की तरह जिया कि आपके बच्चे बेकार हो गए। आपसे जुड़े समाज, आपसे जुड़ा पितृ समाज, पितृवर्ग, आपके बाबा दादा आजा चाचा काका, इनसे रिलेटेड जो सोसाइटी आपकी बनती है ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में, वहाँ भी आप सम्मान लायक, सम्मान के काबिल नहीं बचे। उसकी मूल वजह में यही होता है, आपके भीतर का अहंकार। आप गौर करें, ये अधिकतर लोगों में पाया जाता है, और जिसमें ये जितना लेवल पर पाया जाएगा वो आदमी फेंकू प्रकृति का होगा। भौकाली जिसे कहते हैं, बढ़ बढ़ के बात करने वाला और अंदर सिसक सिसक कर रोने वाला। जब बंद कमरे में अकेला पड़ता है, मोबाइल भी उसका इलाज नहीं कर पाती, कोई मनोरंजन उसका इलाज नहीं कर पाता, पत्नी के साथ सहवास का रिश्ता उसका आनंद का कारण नहीं बनता, बल्कि वो बिल्कुल अकेला पड़ता है तनाव के चरम सीमा पर, तब उसे उसका ईगो बताता है कि तुमने अपने ही चलते कितना नुकसान किया है, कितना अपने आप को अधोगति में डाला है, किस कदर आपने अपने और अपने से जुड़े लोगों के हित को नष्ट किया है। लेकिन वो कहावत है कि गीत नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। ईगो है कि फिर उसी कुत्ते की पूंछ की तरह फिर उसी रास्ते पे आ जाता है। जैसे ही चिंता हटी, जैसे ही सामने कोई व्यक्ति आया, उससे झूठ शुरू, लबार, जिंदगी लबार हो जाती है। झूठ का पुलिंदा, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत, हर बात में थूकने की आदत, अस्वच्छता में रहने की आदत, जुबान से बार बार गाली निकलने की आदत, ड्रिंक करने की आदत, ये सारे वो लक्षण हैं कि आपको लक बाई चांस आपके नसीब में हो पद मिल भी जाए तो आप विभाग के लिए कलंक हैं। ये तय माने इन सारे दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति अगर सफलता प्राप्त करता है तो विभाग का ही नहीं बंटाधार करता, असल में वो अपने चाहने वाले समाज में, जिसको लोग जानते हैं, एक गलत लकीर खींच जाता है। प्रेरित होने को कौन कहे, लोग झांसे देने लगते हैं कि फलनवा तो नंबर 1 का पियक्कड़ था, उसका तब भी सिलेक्शन हो गया। यानी सोसाइटी में जैसे एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वैसे एक व्यक्ति का ये मिथकीय निम्न उदाहरण लोगों में प्रेरणा का स्रोत तो नहीं, लेकिन मति भ्रम पैदा करने के लिए साक्ष्य जरूर मुहैया करा देता है। आप अपनी ज़िंदगी को प्रत्यक्ष भौतिक धरातल पर, मानसिक धरातल पर और सर्वमान्य रूप से जो दुनिया देख नहीं रही है, जिसको केवल परमात्मा देख रहा है, उसके निगाह में दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के वीडियो में मैंने ये पूरी कोशिश की है कि आप अपने पढ़ाई में और आने वाली वैकेंसीज़ के साथ जो सिचुएशन है, कैसे आत्मबल को निर्मित रखें और कैसे सामने खड़ी चुनौती से पार पाएं शुद्धतम आचरण के मध्य। आज की वीडियो यहीं पूरी करूंगा। आधे घंटे के लगभग हो गई है, 2 बार बीच में लाइट कटी है, कुछ सेकंड कुछ के लिए व्यवधान है, लेकिन मैंने वीडियो बगैर एडिट के ही डाल देने उचित समझूंगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों के पास पहुंचेगी कल सुबह 11 बजे तक। हालांकि अभी 2:15 बज रहे हैं रात्रि में। ये आज मैंने स्टार्ट किया है जो शहरी किराएदारी परिसर अधिनियम 2021 वाला है, जो जूनियर डिवीज़न में ऑलरेडी शामिल है 2023 वाले बैच से ही, और एचजीएस में जो पहली बार शामिल हुआ है पुराने एक्ट को हटाकर रिप्लेस करके। तो उस एक्ट का श्री गणेश किया है। राजस्व संहिता चल ही रही है और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही जीएस की क्लास भी चलती है और माल विक्रय अधिनियम। इतने सारे एक्ट पर
एक दूसरे दिन, किसी दिन 2 क्लास, किसी दिन 1 क्लास, जैसा समय मिल पाता है कोशिश कर रहा हूँ। आज के जो पहली क्लास हमने रिकॉर्ड की है उस शहरी किराएदारी 2021 वाले अधिनियम पर, उसमें जो बातें आपसे हमारी हुई हैं उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे HJS मेंस की टेस्ट सीरीज से दर्जनों बच्चे क्लासेस से जुड़े हैं, उन क्लासेस को पढ़ने पर, सुनने पर आपको बचे हुए एक्ट के बारे में कैसे कंप्लीशन हो पाएगा, कैसे चुनौतियां स्वीकार की जा सकेंगी, कैसे हम पढ़ा पाएंगे इत्यादि के बारे में मैंने वहाँ जानकारी दी है। मैं नहीं ज़रूरी समझता कि इन सब बातों को इस चैनल से बोला जाए, क्योंकि ये बात उसी के लिए होनी चाहिए जो हमारे सीरीज से या क्लासेस से जुड़ा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सीरियस अधिवक्ताओं बंधुओं बहनों तक पहुंचाएं। अगर आप UPSJS का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, पहली बार परीक्षा में बैठेंगे तो भी, या कई बार बैठ चुके हैं तो भी, अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, बिहार हायर जुडिशरी, UP हायर जुडिशरी, जूनियर डिवीज़न UP और अपकमिंग APO, सबके लिए प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नए एक्ट में सारे का नहीं हो पाया है, जितना हो पाएगा उतना कराऊंगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी है। बाकी के बारे में कोई वैकल्पिक अगर प्रिकॉशन या सहयोग हो पाएगा तो वो हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारे एक्ट पे कर पाऊँ, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। मेरी कोशिश ये भी है कि जब आप पहली बार आप ये HJS 2023 का प्री देकर आएँ तो निराशा हाथ ना लगे। जिस स्ट्रेटजी से हमसे जुड़े बच्चे HJS के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर डिवीज़न के लिए और APO के लिए अपने प्रिपरेशन में शिद्दत से लगे हैं, जो हमारे GK की क्लासेस को बाई करते हैं, या जो हमारे GK की क्लासेस को सुन और देख लिख रहे हैं, उन सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों में एक चीज़ कॉमन है, वो अनसीरियस नहीं है, और यही हमारी उपलब्धि है। इसीलिए बार बार रोज़ की वीडियो में मैं आपसे टोकता हूँ कि हमारे चैनल को शेयर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह अधिवक्ता बंधु या बहन बचकानापन वाला ना हो, अनसीरियस ना हो, बल्कि उसमें डेडिकेशन हद के बाहर हो। अपने ला पढ़ने का ही नहीं, ला पढ़कर इन तीनों सेक्टर की जॉब प्राप्त करने की जिजीविषा का। आज की वीडियो पूरी, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई वस्तुस्थिति के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अपने सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं को, बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के फिर वादे के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।